हम बिल्कुल जो एक ज्वलंत विषय है उसको लेकर आए हैं। विषय है क्लाइमेट चेंज, जिसपे पूरी दुनिया को चिंता है, पूरी दुनिया में इसके बारे में चर्चाएं होती है। हमारे साथ आज है उदित भाटिया, ये पीएचडी रिसर्च स्कॉलर हैं नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोस्टन यूएसए में। साथ में है अमन मार, ये एमएससी एनवायरमेंटल साइंस है। दोनों में स्वागत है। सबसे पहले क्योंकि हम सिरसा में बैठे हैं और क्लाइमेट की बात होती है, वेदर की बात होती है, इसके बारे में मैं इंट्रोडक्शन चाहना चाहूँगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली क्लाइमेट चेंज। जब हम क्लाइमेट और वेदर की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमें रहती है कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है। जब हम वेदर की बात करते हैं, हम जो दिन प्रतिदिन का मौसम है हम उसकी बात करते हैं। जैसे कल बारिश होगी, आज का तापमान क्या है, आज जो हवा चलेगी वो किस डायरेक्शन से चलेगी और किस इंटेंसिटी से चलेगी, वो सब वेदर है। पर जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, हम लॉन्ग टर्म एवरेजेस की बात करते हैं कि अगले 30 साल, 60 साल, 70 साल और अगले 100 साल में हमारा वेदर पैटर्न्स कैसा होगा। क्या अगले 30 सालों में जो गर्मी का मौसम है वो आज की गर्मी से कितना डिग्री सेल्सियस ठंडा या कितना डिग्री सेल्सियस गर्म होगा। जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, हम इन वेदर पैटर्न्स में जो एस्टेब्लिश चेंजेस हैं, जो लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, जब वो सिस्टमेटिकली चेंज होते हैं, देन वी से दैट क्लाइमेट इज चेंजिंग। फॉर एग्जाम्पल, आज से 100 साल पहले जो गर्मियां थी उसमें एवरेज टेम्परेचर अगर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस था, और आज की डेट में और अगले 30 साल तक वही टेम्परेचर 45 से 47 डिग्री सेल्सियस रहता है, देन वी से दैट क्लाइमेट हैज चेंज्ड फ्रॉम पास्ट 100 ईयर्स। ना कि कल अगर मौसम गर्म हो गया या मॉनसून 1 साल में डिले हो गया हम कहेंगे कि क्लाइमेट चेंज है, वो गलत होगा। क्योंकि क्लाइमेट चेंज के 2 मेन पार्ट्स हैं। एक है नेचुरल वेरिएबिलिटी, कि जो मौसम है वो अपने आप खुद भी वेरी करता है कि इस बार की गर्मी पिछली बार की गर्मी से ज्यादा गर्म है या कंपैरिजन में थोड़ी ठंडी है। तो वो है नेचुरल और इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी कि हर साल मौसम कैसे बदल रहा है। बट जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, वो है सिस्टमेटिक चेंज विच इज देयर टू स्टे। एक इंग्लिश में फेमस प्रोवर्ब है कि क्लाइमेट इज व्हाट यू एक्सपेक्ट, वेदर इज व्हाट यू गेट। सो ये बेसिक डिफरेंस है जब हम क्लाइमेट और वेदर की बात करते हैं। ये दोनों शब्द इंटरचेंजेबल नहीं है। बिल्कुल। अगर 1-2 साल की बात करें तो वो वेदर की बात ही होगी। अगर 10, 20, 30, 40, 50 साल की बात करें तो वहाँ थोड़ा क्लाइमेट का आप जिक्र कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सिरसा की बात करूँ तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 31 साल पहले जो सिरसा या ये इलाका था, इट वॉज सेड टू बी हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, और आज वो बदलकर हॉट एंड ह्यूमिड हो गया। तो क्या इसको थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज के साथ जोड़ना होगा या वेदर चेंज ही बोलना होगा? अगर ये चेंजेस जैसे आप बोल रहे हैं कि पिछले 30 सालों में कांस्टेंट पैटर्न है, तो जरूर ये जो है, ये क्लाइमेट चेंज जो है, ये सबसे बड़ी बात है। क्लाइमेट चेंज जब हम बात करते हैं तो हम एक बड़े रीजन की बात करते हैं कि ग्लोबली चेंज हो रहा है या नेशनली चेंज हो रहा है या रीजनली चेंज हो रहा है। तो बिल्कुल ये एक रीजनल पार्ट हो सकता है। और जब हम इन चीजों का शोध करते हैं तो हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो चेंज हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है। इज इट बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स, क्योंकि हम बात करते हैं कि इंक्रीज कार्बन एमिशंस एंड इंक्रीज पॉल्यूशन has contributed towards global warming, greenhouse gases, और क्या ये सिर्फ एक नेचुरल साइकिल है कि अब ये हॉट एंड ह्यूमिड है, अगले 30 सालों में फिर से हॉट एंड ड्राई हो जाएगा। बट एक प्रसिद्ध हाइपोथेसिस है कि जैसे हमारी धरती का तापमान बढ़ता है तो जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण की मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी एक रेशो में बढ़ती है। तो अगर आपका गर्मियों का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, अगले 30 सालों में वो 47 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उसी टेम्परेचर पर आपकी जो हवा है वो ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब अपने पास रख सकती है। एंड दैट्स व्हेन वी एक्सपेक्ट कि जो हमारे एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स है वो बढ़ेंगे, ह्यूमिडिटी हवा में बनी रहेगी। बट आपका जो कंफर्ट लेवल है, अगर हाई टेम्परेचर और ह्यूमिड टेम्परेचर रहेगा, ह्यूमिड वेदर रहेगा, तो आपको हीट स्ट्रोक्स होने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो आपको यू विल स्वेट मोर और आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेंगे। तो ये जो सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, इनके पीछे एक फिजिकल मैकेनिज्म है जिनको
अभी भी साइंटिस्ट समझ रहे हैं कि जब हम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं उसका हमारे शहर, हमारे गांवों से क्या लेना देना है। ये हल्की फुल्की साधारण जानकारी से लेट अस प्रोसीड टू मोर सीरियस इम्पैक्ट एंड एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल हैं, उन पे क्या क्या असर पड़ रहा है, हमारा जो हम ह्यूमंस का क्या उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव्स हैं। तो आई थिंक यू बोथ विल बी बेटर टू डिस्कस अबाउट दिस। पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हमारा ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है, इट इज इंक्रीज बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस। बट आजकल एक मैसेजेस वायरल चल रहे हैं, लाइक यू फाइंड देम एवरीवेयर, कि कुछ सालों में लाइक इन लेस देन अ डिकेड दैट अर्थ का टेम्परेचर विल राइज बाय 12 डिग्री सेल्सियस। इज इट पॉसिबल? देखिए, जो व्हाट्सएप पे जो मैसेज चल रहे हैं, मैं उनको ज्यादा साइंटिफिक क्रेडिबिलिटी तो नहीं दूंगा, बट इट्स लाइक वायरल एवरीवेयर, सब जगह ये मैसेजेस चल रहे हैं। इवन लाइक द एजुकेटेड पीपल दे आर शेयरिंग दीज मैसेजेस। देखिए, अब जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, ये इतना डीप सब्जेक्ट है, तो 12 डिग्री सेल्सियस, आई वुड से एज अ साइंटिस्ट दैट there is no theory behind this that temperature will increase by 12 degree Celsius. एक विश्व प्रसिद्ध संस्था है IPCC के नाम से, IPCC को नोबेल पीस प्राइज मिला था आज से कुछ वर्ष पहले, जिन्होंने जितने भी रिसर्च इस एरिया में हुई है उस सबको कंपाइल करके एक पब्लिकेशन किया था, जिसको IPCC असेसमेंट रिपोर्ट्स कहा जाता है, जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया था। उनके हिसाब से उन्होंने फ्यूचर को 3 सिनेरियोज में बांटा है। एक है पेसिमिस्टिक सिनेरियोज, मतलब हमें दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है कि बाकी देश जिन्होंने अपना कमिटमेंट दिया है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए वो योगदान देंगे, तो हम उसी रेट पे अपना एमिशन करते जाएंगे। वो वर्स्ट केस सिनेरियो कहा गया है। इवन जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो अगले 100 साल में भी 12 डिग्री सेल्सियस चेंज की बात नहीं करता है। तो मैं कहूंगा कि ये जो गलत धारणाएं हैं इनको ना फैलाना चाहिए और इनके पीछे एक साइंटिफिक रैशनल देखना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं कि इसका जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी शेयर कर रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइमेट इलिटरेसी, क्योंकि हमें जो जानना चाहिए कि क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, ये क्यों चेंज हो रहा है, हमें इसके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं है। सिर्फ आम आदमियों को भी नहीं, अगर आप साइंटिफिक कम्युनिटी को भी देखोगे वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक कहता है कि क्लाइमेट चेंज है, दूसरा भाग कहता है कि नहीं, ये क्लाइमेट चेंज नहीं, ये तो एक नेचुरल रेगुलराइजेशन है कि आज से कई हजार साल पहले आइस एज थी, अभी आइस एज नहीं है, फिर एक टाइम आएगा फिर से आइस एज होगी। तो ये जो डिवीजन है ये बहुत स्ट्रांग है, और इसीलिए हम जब ये रिसर्च करते हैं तो अदर देन रिसर्च हमारी कमिटमेंट रहती है कि हम अपनी बात को ऑडियंस तक भी पहुंचाए कि इसका मीनिंग क्या है, जिसके बारे में हम अभी और बात करेंगे कि इन सब चीजों का पॉलिसी से क्या लेना देना, व्हाट पॉलिसी मेकर्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट शुड डू टू मिटिगेट एंड अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज। जैसे कुछ समय पहले मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो एक करेक्शन लगाई गई थी कि जो राइज इन टेम्परेचर में कुछ डेटा की एनालिसिस में डिफेक्ट था, और उसको जब करेक्शन लगाई तो पता लगा कि थोड़ा सा उतनी स्पीड से राइज नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो शायद इन बातों ने भी जो थोड़ा एंटी साइंस आइडियाज को एक हवा दी कि देखिए साइंटिस्ट खुद मान रहे हैं कि अब उतनी नहीं है गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही। बिल्कुल, क्योंकि ये जितने भी रिसर्च एनालिसिस होते हैं इनके पीछे डेटा बहुत जरूरी रहता है, और जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, हम बात करते हैं दुनिया भर के डेटा की। अब आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स में देखेंगे, आपको हर शहर में, हर एयरपोर्ट पे एक गेजिंग स्टेशन मिलेगा जो आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड सब मेजर कर रहा है। बट अगर आप अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट्स में जाइएगा, आपको सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ एक या दो स्टेशन मिलेंगे जो उस सारे क्षेत्र की टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन रिपोर्ट कर रहा है। तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है उसी की वजह से जो पिक्चर है वो क्लियर नहीं हो पाती है कि क्या टेम्परेचर वाकई बढ़ रहा है, क्या टेम्परेचर बाकी घट रहा है। और जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं उसको कहा गया है ग्लोबल वार्मिंग हाइएटस, जिसका मतलब है कि एक टेम्परेरी पॉज और स्लो डाउन, और उसके बाद फिर से वो इसी इंक्रीज को रिपोर्ट किया गया है। What do you think is the role of green buildings in mitigating climate change? आपने जो शब्द का यूज किया है मिटिगेशन, ये भी एक क्लाइमेट लिटरेसी का पार्ट है कि जब हम क्लाइमेट चेंज और उससे बचने की बात करते हैं, हम बात करते हैं मिटिगेशन की और अडेप्टेशन की। मिटिगेशन इज समथिंग कि हम उस चीज को रोक नहीं सकते हैं, तो हमें
हमें उस चीज को रोकना है, क्योंकि अगर हमने उसको नहीं रोका तो एक पॉइंट के बाद उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होगा कि हम उसको सहन नहीं कर सकते। बट जब हम एडेप्टेशन की बात करते हैं, देन वी टॉक अबाउट कि कुछ चेंजेस आर गोइंग टू हैपन नो मैटर व्हाट, हाउ वी रिस्पॉन्ड। आज की डेट में इंडस्ट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड करें कि 0.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग और 1.5 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग, that is going to happen even if we have no industrialization. So we adapt to those changes. So green buildings and other technologies like that, they help in both ways. So क्योंकि आप जब green building की बात करते हैं तो आप बात करें कि आप less air conditioning यूज कर रहे हैं, more ventilated air spaces हैं, तो जो आपका एवरेज टेम्परेचर है बिल्डिंग के अंदर वो 28 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस है, जो कि आदमियों के काम करने के लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है। तो ये दोनों तरीके से हेल्प करता है कि आप उसको मिटिगेट भी कर रहे हैं क्योंकि आप और ग्रीन हाउस एमिशंस ऐड नहीं कर रहे हैं, और आप अडेप्ट भी कर रहे हैं क्योंकि अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस टू 2 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग भी होती है, और अगर आप कंक्रीट की बिल्डिंग में बैठे हैं और अगर आप एक ग्रीन बिल्डिंग में बैठे हैं जिसके अंदर ये सारे प्रोविजन दिए गए, आप यू विल फील मोर कंफर्टेबल एंड यू वुड बी मोर proactive to already changing climate. But again, जो green building और ये जो new architectural concept है, ये अभी भी बहुत localized है, ना कि सिर्फ इंडिया में या other developing countries में, even अमेरिका और यूरोप जैसे countries में भी these are very localized concepts. There is no policy that there has to be green building or there is no mandate which has to change, क्योंकि as I mentioned कि जो climate change है एक global problem है. Even if आपकी सिटी या आपका गांव इज नॉट टेकिंग पार्ट इन क्लाइमेट चेंज, यू विल फील द इम्पैक्ट, क्योंकि अगर सब कुछ सिस्टमैटिकली चेंज हो रहा है देन यू आर आल्सो पार्ट ऑफ फीलिंग द चेंज. सो दैट्स द प्रॉब्लम कि दीज आर नॉट पार्ट ऑफ आवर पॉलिसीज दैट व्हाट शुड चेंज. सो क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल चेंजेस डू नॉट रिक्वायर एनी वीजा. Exactly. They will go to any country. So every country has to be responsible and serious about it, not just developed nations. Even countries like India and China, which now see a lot of industrial activity compared to advanced countries. So another interesting question sometimes that occurs is कि global warming का जब की बात आती है तो warming वर्ल्ड गर्म, तो गर्म देश इससे ज्यादा इफेक्ट होंगे, ये इक्वली डिजास्टर्स है इवन फॉर द कोल्डर कंट्रीज जहाँ बहुत सारी आइस एंड स्नो रहती है. देखिए, ये भी एक हमारा मिसकंसेप्शन है कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये सिर्फ है कि सिर्फ गर्मी बढ़ेगी. ऐसा नहीं है. ग्लोबल वार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो एवरेज टेम्परेचर है वो ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब ये नहीं है कि सर्दियों में कोल्ड स्नो स्टॉर्म्स नहीं आएंगे. हमारी लैब से कुछ समय पहले हमने रिसर्च पब्लिश किया था जिसमें हमने यही बोला था कि इवन इन ग्लोबल वार्मिंग सिनेरियोज colder countries जो हैं they should expect their share of cold storms. They may grow less frequent, मतलब उनका नंबर कम होगा, बट जो उनकी इंटेंसिटी है वो छोटे होंगे पर उनकी इंटेंसिटी उतनी ही होगी. सो इसका मतलब ये नहीं है कि जो गर्म देश है सिर्फ वही प्रभावित होंगे या जो ठंडे देश हैं वो प्रभावित नहीं होंगे. तो जब क्योंकि गर्मी अगर आपकी ज्यादा गर्म है, it will have some feedback with winters, but you cannot like couple or decouple them completely. So this is a big misconception कि सिर्फ ठंडे देश या सिर्फ गर्म देश इससे प्रभावित होंगे. This is a global problem. हाँ, कुछ पार्ट्स पे इम्पैक्ट ज्यादा होगा क्योंकि अगर आप हमारे सिरसा या हिसार या फतेहाबाद जैसे शहरों की बात करें, हमारा जो टेम्परेचर अगर 46 डिग्री सेल्सियस है और अगर वो बढ़कर 48 डिग्री सेल्सियस होता है, वो 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है वो इट इज नॉट डिजाइन टू गेट अडेप्टेड टू दोज टेम्परेचर्स. बट आप कुछ और क्षेत्रों की बात करें, वहां पर अगर एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस है, वो 28 डिग्री सेल्सियस है, हालांकि वो चेंज जो है वो फिर भी कंफर्ट जोन में है, बट वहां की जो ह्यूमन बॉडीज हैं दे आर नॉट प्रिपेयर्ड टू गेट दैट टेम्परेचर. इसलिए आप देखेंगे कि यूरोप, यूएसए में गर्मियों में जितने लोग हीट स्ट्रोक से मरते हैं उनकी तादाद कई वर्षों में इंडिया से भी ज्यादा है, हालांकि यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर या तापमान है उन देशों से अधिक रहता है. तो बिल्कुल ये गलत धारणा है कि ये एक रीजनल प्रॉब्लम है कि सिर्फ कौन से बड़े कारण है और सोसाइटी उसके लिए क्या कर सकती है टू कंटेन द रैपिडली अकरिंग दिस चेंजेस इन. जो
हम क्या कर सकते हैं, इसके दो पार्ट हैं। एक तो जो हमें डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं, उनको थोड़ा सा वेस्टर्न कंट्रीज से सीखना पड़ेगा और वेस्टर्न कंट्रीज को भी डेवलपिंग कंट्रीज से सीखना पड़ेगा। जैसे कि एक उदाहरण है कि बॉस्टन में जब गर्मियां ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट ने कूलिंग सेंटर्स बनाए हुए हैं। कूलिंग सेंटर्स एयर कंडीशन ऑडिटोरियम है, तो जो भी होमलेस पीपल हैं या फिर जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके घर में एसी नहीं है, जो वयोवृद्ध हैं, जिनके पास बिजली का बिल भरने के पैसे नहीं है, तो गवर्नमेंट उनको वहां पर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है कि वो एयर कंडीशन सेंटर्स हैं, आप सारा दिन वहां बिताइए, वहां स्विमिंग पूल है, तो आप उस 3-4 दिन जब हीट वेव्स आई हुई हैं आप हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे। बट आप देखते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में जो कि 46 से 47 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर हो जाता है, हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि हम उनको ऐसी एकोमोडेशन दे सकें। और अमेरिका और यूरोप में जो सोशल स्ट्रक्चर है वो बहुत वीक है। जैसे कि आज से कुछ वर्ष पहले बॉस्टन में एक वृद्ध महिला थी, वो अपने घर में 3 दिन तक हीट स्ट्रोक की वजह से बाहर नहीं निकल पाई और 3 दिन में उनका देहांत हो गया। बट अगर आप इंडिया या इन क्षेत्रों की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा सोशल फैब्रिक इतना स्ट्रांग है कि अगर आपको कोई आस पड़ोसी नहीं दिखता, आप उनके घर जाकर उनसे पूछते हैं कि आपके हालचाल कैसे हैं। तो ये जो लेसन्स हैं, हमें उन लेसन्स को थोड़ा सा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कुछ चेंजेस हैं दैट वी कैन नॉट कंट्रोल, सो वी हैव टू अडेप्ट। हमें उनके लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा, जैसे कूलिंग सेंटर्स है, अपना सोशल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और मिटिगेशन जो है, मिटिगेशन इज पार्ट ऑफ अ बिग प्रॉब्लम, जिसमें आपको पॉलिसी चेंजेस करने पड़ेंगे कि गवर्नमेंट किस तरीके से उन चीजों को रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या वो एमिशन स्टैंडर्ड्स को सीरियसली ले रही है, जो ऑटोमोबाइल एमिशंस है, इंडस्ट्रियल एमिशंस है, कंस्ट्रक्शन एमिशंस है, क्या उनको सीरियसली लिया जा रहा है या नहीं। और उसके लिए आपको लार्ज स्केल पॉलिसी चेंजेस करने होंगे। और रही बात की एक पर्सपेक्टिव जो हम कहते हैं कि क्या क्लाइमेट चेंज रियल भी है, क्योंकि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है। क्लाइमेट चेंज चाहे रियल हो या ना हो, वो एक अलग डिबेट है, पर जो हमारे नेचुरल हैजर्ड्स हैं, नेचुरल डिजास्टर्स है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है कि वो हो रहे हैं, कल भी होते थे और आगे भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो इंडियन ओशन सुनामी था, इंडियन ओशन सुनामी का क्लाइमेट चेंज से कोई लेना देना नहीं था, बट वो आया, तबाही हुई क्योंकि उसकी वजह से बाढ़ आई। तो अगर हम उन बाढ़ की जो लेसन्स हैं उनसे सीख कर वही क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं कि मोर इंटेंस प्रेसिपिटेशन और ज्यादा रेनफॉल होगी और इतनी वर्षा होगी कि सब कुछ बाढ़ से अगर बह जाएगा, अगर हम वहां के जो लेसन्स हैं उनको अलग अलग डिजास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो वो हमारे लिए विन विन सिचुएशन है। तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर रेगुलेटरी सिस्टम्स टू बी इन प्लेस इन फ्यूचर। जैसे विकसित देशों में तो कार्बन टैक्स भी लगता है, बिल्कुल, और हिंदुस्तान में कोई भी टैक्स लगे तो यहाँ पे बहुत वो हल्ला होता है। लेकिन कार्बन टैक्स भी उन्होंने डिस्करेज करने के लिए लगाया कि इंडस्ट्री शुड टर्न ग्रीनर एंड टू कट डाउन देयर कार्बन टैक्स दे शुड टेक मेजर्स। ऐसा भी लगता है कि बाकी देशों में भी होगा। अभी का तो नहीं पता, पर होना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि दिस इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस हैव टू बी ग्लोबल। एक कंट्री कर रही है, दूसरी कंट्री नहीं कर रही है। और यही डिबेट थी जब हम पेरिस अकॉर्ड में गए थे, तब भी यही डिबेट थी कि यूएस और यूरोप ने अपना डेवलपमेंट किया है, तो अब भारत और चाइना की जब बारी आई है तो वो क्यों ना करें। बट इन अ बिगर पिक्चर दिस इज द टाइम कि जब आप डेवलप कर रहे हो, your policies should reflect that yes you are serious about that. Even अमेरिका में भी इन इलेक्शंस के बाद एक अनसर्टेनिटी का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया कि गवर्नमेंट कहती है कि क्लाइमेट चेंज, दे डू नॉट बिलीव इन क्लाइमेट चेंज, बट बट स्टिल दे आर स्पेंडिंग लॉट ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हमें उनसे फिर भी सीखना चाहिए कि अगर आप क्लाइमेट चेंज नहीं भी हो रहा है, we should be prepared for disasters and that should be a win-win situation. ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत बार मेरे दिमाग में आता है, इसका श्योर शॉर्ट मुझे भी आंसर नहीं पता। जहाँ हम बात करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंडस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, ऑटोमोबाइल्स रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक नई बात भी आती है, यूएन ने शायद वार्निंग भी दी थी कि एशियन कंट्रीज में जो डेयरी की जो बोवाइन पॉपुलेशन है, उसकी वजह से जो उनके जो काउ डंज लगा लीजिए, जो मीथेन एमिशंस हैं, दे आर इक्वली स्ट्रॉन्ग थ्रेट टू ग्लोबल वार्मिंग। इस पे कुछ ये आपने जो पॉइंट उठाया है बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि मैं पिछले महीने ब्राजील में था और वहां पर हम एक विश्व प्रसिद्ध साइंटिस्ट कार्लोस नोब्रे से मिले और हमारी इसी बात पे चर्चा हो रही थी। उन्होंने हमें बताया कि जो विश्व के सबसे बड़े मीट प्रोड्यूसर्स हैं, मीट कंज्यूमर्स हैं, वो है
नंबर 1 पे यूएसए और नंबर 2 पे ब्राजील। और दोनों के अंदर बोवाइन पॉपुलेशन इतनी है और उनका जो मीथेन एमिशंस इतना है कि दैट overcomes all other forms of emissions, but that has to be a philosophical change. For example, इंडिया के अंदर नॉन वेजिटेरियन की तादाद एज कम्पेयर टू यूएस और ब्राजील बहुत कम है और हमारी पॉपुलेशन उनसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो हमारी फिलॉसफी है, आप उसको रिलीजनल फिलॉसफी कहिए, रिलेटेड टू धर्म अध्यात्म, और पर वहाँ की जो फिलॉसफी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और वो कंट्रीज भी अब इस बात को जान रहे हैं और उसके लिए कई जागरूकता अभियान भी चलाए गए हैं कि जो आप खाना आप खा रहे हैं या आपकी गाड़ी से भी डेंजरस है, क्योंकि आप उसके ऊपर जितना एमिशंस कर रहे हैं। और इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं यूएस में, इसके ऊपर कई कोर्ट केसेस चल रहे हैं। कंपनीज जो फूड मैन्युफैक्चरर्स हैं कि आपके लिए क्या स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है आप धुआं नहीं छोड़ रहे हैं, बट जो आपकी बोवाइन पॉपुलेशन है दैट इज एमिटिंग लार्जेस्ट शेयर ऑफ मीथेन, क्योंकि खास करके जो मीट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है दैट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ दिस एंटायर स्कीम। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे आयाम भी हैं, लेकिन इतने छोटे से टाइम में तो वी कुड ओनली टच दो सब्जेक्ट्स। अगर कभी फिर मौका लगा तो हर एक को अलग से कर सकेंगे। आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।